जरा सोचने की कोशिश करते हैं कि हर दिन ना, मतलब हर सुबह हजारों बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना कैसा लगता होगा। बहुत बहुत भारी जिम्मेदारी है ये। मतलब सोचने में ही डर लगता है। बिल्कुल। और जब स्कूल सुरक्षा की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बड़ा सा गेट, उस पे एक भारी ताला और एक वर्दी वाला गार्ड। हाँ, एक टिपिकल सी इमेज बन जाती है दिमाग में। हाँ, पर अगर गहराई से देखें तो ये उस पूरी तस्वीर का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार कर दी और हो गया। ये ना एक बहुत ही विशाल और कभी ना रुकने वाली दैनिक प्रक्रिया है। सही कहा। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है ना, वो है दैनिक, डेली। मतलब ये एक ऐसा काम है जहाँ आपने कल क्या तीर मारा उससे आज कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आज तो फिर से शुरुआत करनी है। बिल्कुल। हर सुबह स्कूल एक नई दुनिया की तरह खुलता है। रोज नई चुनौतियां आती हैं, नए वेरिएबल्स होते हैं। आप एक बार नियम बनाकर आराम से कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम किसी बोरिंग सी नियमावली पर बात नहीं करने वाले हैं। हम रंजन सर ने जो बहुत ही डिटेल में एक सुरक्षा ढांचा तैयार किया ना, केंद्रीय विद्यालय सुरक्षा और संरक्षा चेकलिस्ट, आज हम उसके कोर प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है समझना। हाँ, पर हम इसे किसी लिस्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम इसे एक स्कूल सेफ्टी ऑफिसर यानी सुरक्षा अधिकारी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि असल में ग्राउंड पर काम करता है। एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि कैसे दैनिक अनुपालन या डेली कंप्लायंस के जो सख्त नियम है वो कागज से निकलकर जमीन पर कैसे लागू होते हैं। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी दूं तो एक स्कूल ना किसी मिनी सिटी से कम नहीं होता। हाँ, एक छोटे शहर जैसा। हाँ, और जो सुरक्षा अधिकारी होता है वो उस शहर का मेयर, पुलिस चीफ और फायर मार्शल, मतलब सब कुछ एक ही टाइम पर होता है। ये मिनी सिटी वाला उदाहरण बहुत सटीक दिया आपने, लेकिन ना इसमें एक लेयर और जोड़नी पड़ेगी हमें। अच्छा, वो क्या? देखिए, एक आम शहर में लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, राइट? लेकिन ये जो स्कूल वाली मिनी सिटी है, इसकी आबादी बहुत ही संवेदनशील है, छोटे बच्चे हैं। हाँ, वो तो है। इसीलिए एक सेफ्टी ऑफिसर का दिमाग ना हमेशा एक खास तरह के सतर्कता मोड में रहता है। आप कह सकते हैं कि एक हल्का सा पैरानोया होता है उन्हें। हमेशा अलर्ट रहना पड़ता होगा। बिल्कुल। उनके लिए कंप्लायंस का मतलब ये नहीं है कि साल में एक बार ऑडिट कर लिया। इसका मतलब है हर सुबह, हर घंटे ये चेक करना कि सुरक्षा का हर एक गियर अपनी जगह पर काम कर रहा है या नहीं। तो अगर इस मिनी सिटी को हमें सेफ रखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? जाहिर है बाहरी घेरे को सुरक्षित करना होगा। पेरीमीटर सिक्योरिटी, हाँ। मतलब इमारत के अंदर क्या हो रहा है ये सोचने का तो कोई फायदा ही नहीं अगर हम यही कंट्रोल नहीं कर सकते कि उस बाउंड्री वॉल के अंदर आ कौन रहा है। सही बात है। इस चेकलिस्ट में ना कैंपस सुरक्षा पे बहुत जोर दिया गया है। जैसे चारदीवारी सेफ होनी चाहिए, मेन गेट पर गार्ड्स हो, एंट्री एग्जिट रजिस्टर हो और एक पूरा विजिटर पास सिस्टम हो। जो कि बहुत बेसिक लगता है सुनने में। हाँ, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे किसी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जैसी नहीं बनती जा रही? एयरपोर्ट जैसा? मेरा मतलब है कि सिर्फ मेन गेट पर एक रजिस्टर में नाम लिखवा लेना, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या सच में ये किसी बड़े खतरे को रोक सकता है? ये एयरपोर्ट वाली तुलना काफी दिलचस्प है आपकी, लेकिन ना ये पूरी तरह से सही नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, एयरपोर्ट पर जब कोई पैसेंजर अंदर जाता है तो उसका रास्ता तय होता है। वो पहले सिक्योरिटी चेक में जाएगा, फिर गेट पर जाएगा, फिर प्लेन में बैठेगा। हाँ, वो इधर उधर नहीं भटक सकता। एग्जैक्टली, रास्ता कंट्रोल्ड होता है। लेकिन स्कूल में एक बार कोई बाहरी इंसान गेट के अंदर आ गया तो वो उस भूल भलैया में कहीं भी जा सकता है। अरे हाँ, वो प्लेग्राउंड में जा सकता है या सीधे क्लासरूम्स की तरफ निकल सकता है। बिल्कुल। इसीलिए एक समझदार सुरक्षा अधिकारी के लिए सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखवाना काफी नहीं होता। असली जो चैलेंज है ना, वो उस विजिटर के मूवमेंट पर नजर रखना है। और यहीं पर शायद सीसीटीवी कैमरों का रोल आता है। इस ढांचे में कैमरों के बारे में काफी डिटेल में बात की गई है। हाँ, की गई है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई दीवार पे कैमरा लगा दिया तो बस हो गया, काम खत्म। हाँ, आमतौर पर तो यही माइंडसेट होता है। पर एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए कैमरा लगाना सिर्फ पहला स्टेप है। जो असली दैनिक अनुपालन है ना, डेली कंप्लायंस, वो ये है कि हर सुबह कोई उस सिस्टम को चेक करे कि वो चल भी रहा है या नहीं। बिल्कुल। क्या कैमरे का एंगल सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पेड़ की नई डाली ने उसका विजन ब्लॉक कर दिया हो? ओह, ये तो कभी दिमाग में ही नहीं आता। और क्या रिकॉर्डिंग का बैकअप बन रहा है? क्योंकि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया और बाद में पता चला कि कैमरा तो पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ा था। तो फिर उस कैमरे का कोई फायदा ही नहीं हुआ। वही तो, वो सिस्टम पूरी तरह से फेल है। और इसके अलावा ना, जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जैसे ऑफिस हो गया, लैब या रिकॉर्ड रूम,
वहां तक पहुंच को फिजिकली रोकना भी इसी डेली कंप्लायंस का हिस्सा है। ये बात सच में सोचने वाली है कि कैमरे या सिक्योरिटी सिस्टम लगाने से ज्यादा मुश्किल उनका मेंटेनेंस है। 100%। चलिए अब इस बाहरी घेरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाहर का गेट तो सेफ हो गया, बाहर वालों की एंट्री भी ट्रैक हो रही है, पर क्या होगा जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि स्कूल के अंदर से ही हो? मतलब क्लासरूम्स के अंदर? हाँ, मैं कक्षाओं और लैब्स की ही बात कर रही हूँ। यहाँ ना कुछ बातों पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे फर्नीचर का सेफ होना, डेस्क के किनारे नुकीले ना होना और क्लास में बच्चों की गिनती लिमिट में होना। अब मुझे एक बात बताइए, टूटी हुई डेस्क जैसी चीजें तो मरम्मत या मेंटेनेंस का काम होना चाहिए ना, इन्हें सुरक्षा के इतने कड़े प्रोटोकॉल में क्यों रखा गया है? ये ना बहुत ही कॉमन गलतफहमी है कि मेंटेनेंस अलग चीज है और सुरक्षा अलग। अच्छा, आप इसे एक सेफ्टी ऑफिसर के नजरिए से सोच के देखिए। एक डेस्क का कोना नुकीला है या कोई कील बाहर निकली हुई है, नॉर्मल दिन में क्या होगा? किसी बच्चे को खरोंच आ जाएगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कपड़े फट जाएंगे। राइट। लेकिन अब मान लीजिए कि स्कूल में आग लग गई है, हाँ, या भूकंप का अलार्म बज गया है। बाप रे! अब सैकड़ों बच्चे एक साथ भाग रहे हैं पैनिक में। उस अफरा तफरी में अगर किसी बच्चे के बैग का पट्टा उस नुकीली कील में फंस जाता है तो क्या होगा? वो बच्चा गिर जाएगा और पीछे वाले बच्चे उसके ऊपर गिर जाएंगे। एग्जैक्टली, एक स्टैम्पीड मच जाएगा। तो वो एक साधारण सी टूटी हुई डेस्क जो कल तक सिर्फ एक मेंटेनेंस इशू थी, आज इमरजेंसी के टाइम पे एक बॉटलनेक बन गई। ओह माय गॉड, ये तो सच में एक ऐसा नजरिया है जिसके बारे में हम लोग आमतौर पे सोचते ही नहीं हैं। और जो आपने बच्चों की गिनती वाली बात कही ना, वो भी इसी से जुड़ी है। मतलब क्लास में बच्चे लिमिट में रखना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। मैं तो यही सोच रही थी कि टीचर अच्छे से पढ़ा पाए इसलिए लिमिट होती है। वो एक रीजन है, लेकिन सेफ्टी के नजरिए से इसे इवैक्यूएशन या आपातकालीन निकासी कहते हैं। कमरे में जितनी खाली जगह होगी, बच्चे उतनी ही तेजी से बाहर निकल पाएंगे। मेक सेंस। और इसी लॉजिक को अगर हम लैब्स यानी प्रयोगशालाओं की तरफ ले जाएं, तो वहां तो खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, लैब्स तो सबसे क्रिटिकल एरियाज में से एक हैं। इस चेकलिस्ट में साफ लिखा है कि केमिकल्स पर सही लेबल होना चाहिए और फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। लेकिन एक नियम जो मुझे बहुत ही सख्त लगा वो ये है कि प्रैक्टिकल के टाइम पर लैब असिस्टेंट का होना अनिवार्य है। हाँ, और इस नियम को सख्त होना ही चाहिए। पर इतना सख्त क्यों? टीचर तो होते ही है ना क्लास में। देख, केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। हाँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो बाय नेचर बहुत क्यूरियस होते हैं। हाँ, कुछ भी मिला देते हैं। एग्जैक्टली, वो कब कौन से दो केमिकल्स को मिला दें किसी को नहीं पता। यहाँ डेली कंप्लायंस का मतलब एक बहुत ही कठोर नियम है। अगर लैब असिस्टेंट छुट्टी पर है तो उस दिन लैब में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। वाह, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल नहीं। सुरक्षा अधिकारी रोज सुबह ये पक्का करता है कि ये नियम सिर्फ कागज पर ना रहें। सही बात है। अच्छा, इसके साथ ही ना चेकलिस्ट में पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों को भी सेफ्टी का हिस्सा माना गया है। तो क्या साफ पानी और टॉयलेट्स की सफाई देखना भी सेफ्टी ऑफिसर का ही काम है? डायरेक्टली तो नहीं, मतलब वो खुद जाके सफाई नहीं करते, लेकिन एक ओवरसियर के रूप में हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। कैसे? क्योंकि खराब पानी एक साइलेंट खतरा है। ये कोई आग या भूकंप नहीं है जो दिखता है, लेकिन ये एक ही दिन में पूरे के पूरे स्कूल को बीमार कर सकता है। हाँ, फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए पानी की क्वालिटी की रेगुलर टेस्टिंग और सफाई का डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंप्लायंस है। तो अब तक हमने फिजिकल स्ट्रक्चर और रोज दिखने वाले खतरों की बात कर ली, लेकिन उन खतरों का क्या जो दिखते नहीं है, मतलब जो किसी अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे बस इंतजार कर रहे होते हैं? हाँ, आप किस चीज की बात कर रही हैं? मेरा इशारा बिजली के तारों और अचानक आने वाली आपदाओं की तरफ है। चेक लिस्ट में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी खुला या ढीला तार नहीं होना चाहिए, एमसीबी कवर होने चाहिए और अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अरे, बिजली तो वाकई एक बहुत बड़ा अदृश्य खतरा है। हाँ ना? होता क्या है कि एक ढीला तार तब तक एकदम सेफ लगता है जब तक बारिश का मौसम ना आ जाए और दीवारों में सीलन ना आ जाए। बिल्कुल। एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होता है कि ये जो चलता है वाला एटीट्यूड है ना, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे कुछ नहीं होगा, टेप लगा दो वाला एटीट्यूड। हाँ, इसीलिए प्रॉपर अर्थिंग और जनरेटर का सेफ इंस्टॉलेशन कोई वन टाइम काम नहीं है। हर मॉनसून से पहले या हर 3 महीने में इसका बहुत ही बारीक इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। और जब इन ना दिखने वाले खतरों की बात हो रही है तो हम फायर और डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो सबसे जरूरी है। चेकलिस्ट में फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले सिलेंडर्स का जिक्र है।
अब हम सबने स्कूल या ऑफिस के कॉरिडोर में वो लाल रंग के सिलेंडर टंगे हुए देखे हैं, हाँ, हर जगह दिख जाते हैं। पर इसमें एक छोटी सी डिटेल है, उनकी वैलिडिटी डेट चेक करना। मुझे तो लगता है कि ये पॉइंट ना ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी खामी को दिखाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी? वो कैसे? आप किस खामी की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ झूठी सुरक्षा के भ्रम की। अच्छा, मतलब जब हम रोज आते जाते उस लाल सिलेंडर को दीवार पर टंगा देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हम सेफ हैं, आग लगेगी तो ये काम आ जाएगा। हाँ, एक तसल्ली सी रहती है। लेकिन अगर उसकी गैस एक्सपायर हो चुकी है या उसका प्रेशर ही खत्म हो गया है तो वो सिलेंडर आग बुझाने का कोई यंत्र नहीं है। वो बस दीवार पर टंगा एक भारी लाल डिब्बा है। एग्जैक्टली। बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका। और यहीं पर ना उस डेली या मंथली कंप्लायंस की असली पावर दिखती है। कैसे? एक सेफ्टी ऑफिसर का काम ही यही है कि वो इस झूठे भ्रम को तोड़े। वो ये पक्का करता है कि हर एक्सटिंग्विशर पर एक टैग लगा हो जिसमें डेट लिखी हो। हाँ, चेक करने की डेट और जिसने चेक किया है उसके साइन। और सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनका क्लियर होना भी उतना ही जरूरी है। अरे हाँ, इवैक्यूएशन प्लान। अक्सर मैंने देखा है कि लोग सीढ़ियों के नीचे या जो इमरजेंसी दरवाजे होते हैं ना, उनके पास पुराना टूटा हुआ फर्नीचर रख देते हैं। ये सोचकर कि ये जगह तो खाली ही पड़ी है। हाँ, कि कौन आ रहा है यहाँ से। और यही सबसे बड़ी ब्लंडर होती है। जब सेफ्टी ऑफिसर स्कूल का राउंड लेता है तो उसकी नज़र सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि क्या टूटा है, वो ये देखता है कि भागने का रास्ता 100% खाली है या नहीं। क्योंकि पैनिक में तो लोग सीधे दरवाजे की तरफ भागेंगे, उन्हें रास्ते में कुर्सियां नहीं दिखेंगी। बिल्कुल। और इसीलिए ना इस चेकलिस्ट में मॉक ड्रिल पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अच्छा, मॉक ड्रिल से मुझे एक चीज याद आई। अक्सर ये माना जाता है कि बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते। हाँ, उन्हें लगता है कि बस क्लास से बाहर जाने का चांस मिल गया। हाँ, मस्ती मजाक में लेते हैं। तो क्या इन मॉक ड्रिल्स का सच में कोई फायदा होता भी है? अरे बहुत ज्यादा फायदा होता है, और इसका कनेक्शन हमारी बायोलॉजी से है। बायोलॉजी से? वो कैसे? देखिए, जब कोई असली इमरजेंसी आती है, मान लीजिए सच में आग लग गई, तो इंसान का दिमाग रैशनली सोचना बंद कर देता है। हाँ, डर के मारे ब्लैंक हो जाते हैं लोग। उस पैनिक में आप दीवार पे लगे एग्जिट साइन नहीं पढ़ सकते। तो मॉक ड्रिल का जो असली पर्पस है ना, वो बच्चों की मसल मेमोरी को ट्रेन करना है। अच्छा, मतलब शरीर को आदत डालना। बिल्कुल, ताकि जैसे ही फायर अलार्म बजे, बच्चों के पैर खुद ब खुद सही असेंबली पॉइंट की तरफ चल पड़े। उन्हें सोचना ना पड़े कि दाएं मुड़ना है या बाएं। वाह, तो ये सब एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये तो बात हो गई इमारतों की, तारों की और अलार्म्स की। लेकिन अगर हम इस पूरे ढांचे के सबसे मुश्किल और जटिल हिस्से की तरफ बढ़े ना, तो वो है ह्यूमन एलिमेंट, मानवीय पहलू। जो कि सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर का नाम नहीं है, ये उन बच्चों से बनता है जो वहां आते हैं। बाल सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट, ये एक ऐसा एरिया है जहां सेफ्टी ऑफिसर को लॉजिस्टिक्स और साइकोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। एकदम सही बात है। और जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है ना, तो स्कूल की जिम्मेदारी तब शुरू नहीं होती जब बच्चा स्कूल के गेट पर पहुंचता है। तो कब शुरू होती है? जिम्मेदारी तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा सुबह अपने घर के पास स्कूल बस में पहला कदम रखता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, जैसे कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है जो डिलीवरी करती है, हाँ, तो जो स्कूल बसें हैं ना, वो दुनिया का सबसे अनमोल और अप्रत्याशित कार्गो लेकर जा रही हैं। अप्रत्याशित कार्गो, बहुत खूब। मतलब ये अमेज़न का कोई पार्सल तो है नहीं जो चुपचाप एक कोने में रखा रहेगा। ये बच्चे हैं। हाँ, वो बस में लड़ सकते हैं, रो सकते हैं, या गलती से किसी दूसरे स्टॉप पर उतर सकते हैं। इसीलिए शायद बस का फिटनेस सर्टिफिकेट, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और रोज बच्चों की अटेंडेंस लेना इतना जरूरी बताया गया है। ये लॉजिस्टिक्स वाला उदाहरण आपने एकदम परफेक्ट दिया। अब देखिए, स्पीड गवर्नर क्या करता है। वो ये पक्का करता है कि ड्राइवर चाहकर भी बस को एक लिमिट से तेज ना चला पाए। मतलब इंसान की गलती को मशीन से रोक रहे। एग्जैक्टली। जीपीएस से स्कूल को पता रहता है कि बस कहाँ है। लेकिन ना, आपने एक बहुत जरूरी बात छोड़ दी इसमें। क्या? बस में जो हेल्पर या अटेंडेंट होता है, उसकी मौजूदगी। अच्छा, हाँ, पर क्या वो सिर्फ बच्चों को बस में चढ़ाने और उतारने के लिए नहीं होते? अरे नहीं, उनका काम इससे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। एक अटेंडेंट बस के अंदर बिहेवियरल मैनेजमेंट करता है। मतलब बच्चों को संभालना। हाँ, वो देखता है कि चलती बस में बच्चे अपनी सीट पर बैठे रहें, कोई खिड़की से सिर या हाथ बाहर ना निकाले, और सबसे बड़ी बात, वो अटेंडेंस लेता है ताकि कोई बच्चा मिसिंग ना हो। हाँ,
और सोचिए अगर कोई बच्चा पीछे की सीट पर सो गया और बस डिपो में खड़ी हो गई तो। हे भगवान, ये तो न्यूज में भी कई बार आता है। बिल्कुल, इसीलिए अटेंडेंट ये पक्का करता है कि बस पूरी तरह खाली हो चुकी है। ये सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी ह्यूमन एलिमेंट के अंदर ना एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन, बाल सुरक्षा। बहुत ही सीरियस मुद्दा है ये। इस चेकलिस्ट में पॉक्सो यानी पॉक्सो एक्ट की अवेयरनेस, कंप्लेंट बॉक्स का होना और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिसे आईसीसी कहते हैं, इसका जिक्र है। साथ ही एंटी बुलिंग और स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन की भी बात है। देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन है ना, वो तो प्रिवेंटिव सेफ्टी है, ये चेक करने के लिए कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला इंसान सिस्टम में ना घुस पाए। हाँ, वो तो बेसिक स्क्रीनिंग हो गई। लेकिन जो असली काम है वो स्कूल के अंदर शुरू होता है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों और स्टाफ को बताना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो क्या है? ये एक हथियार है जो बच्चों को आवाज देता है, उन्हें बताता है कि उनके क्या अधिकार हैं। बिल्कुल, पर यहाँ मुझे एक चीज ना थोड़ी अजीब लगी। क्या? वो है कंप्लेंट बॉक्स यानी शिकायत पेटी का नियम। हाँ, मतलब आज के इस डिजिटल जमाने में दीवार पे टंगा एक लोहे का डब्बा कितना ही मायने रखता होगा। आपको लगता है कि ये पुराना तरीका है? हाँ, मतलब क्या इसे रोज चेक करना सच में किसी सेफ्टी ऑफिसर के काम का हिस्सा हो सकता है? मैं आपको बता दूं, ये उनके दिन का सबसे जरूरी काम हो सकता है। सच में? बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए, स्कूल का पूरा सिस्टम एक हायरार्की पे चलता है। हाँ, बच्चे सबसे नीचे, फिर टीचर्स, फिर प्रिंसिपल। एग्जैक्टली। अब सोचिए, एक छोटा बच्चा है, उसे कोई सीनियर बुली कर रहा है या परेशान कर रहा है। यस। उस बच्चे के लिए सीधे किसी टीचर के पास जाना या प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खटखटाना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत डरावना होता है। हाँ, वो डर जाएगा कि कहीं टीचर उसी को ना डांट दे। बिल्कुल। तो ये जो दीवार पर टंगा लोहे का डब्बा है ना, हाँ, कंप्लेंट बॉक्स, राइट, ये उस पूरी हायरार्की को बाईपास कर देता है। ओ, मतलब बच्चा बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी पर्ची उसमें डाल सकता है। बिना किसी डर के। एकदम सही। और फिर जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसका काम है उन पर्चियों को पढ़ना और सीरियसली एक्शन लेना। ये तो बहुत पावरफुल चीज है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक बच्चा जो अंदर से डरा हुआ है ना, उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग में कितने सीसीटीवी लगे हैं या गेट पे कितने गार्ड हैं। उसके लिए तो वो सब बेकार है। उसके लिए सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये है कि कोई उसकी बात सुने और उसे उस बुली से बचाए। तो सेफ्टी ऑफिसर का काम ये देखना है कि वो कंप्लेंट बॉक्स सिर्फ शो पीस ना बन जाए, वो रोज खुले और पढ़ा जाए। ये बात सच में दिल को छू लेने वाली है कि फिजिकल सेफ्टी से ज्यादा साइकोलॉजिकल सेफ्टी जरूरी है। बिल्कुल। तो अब तक हमने सुरक्षा के लगभग हर पहलू को डिस्कस कर लिया। पेरीमीटर, क्लासरूम्स, अदृश्य खतरे, बसें और बच्चों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। पूरी चेकलिस्ट कवर हो गई है। लेकिन अब ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कि प्रैक्टिकल दुनिया का सवाल है। बताइए। कोई भी स्कूल दुनिया को, पेरेंट्स को या ऑडिटर्स को ये साबित कैसे करेगा कि वो ये सब कर रहे हैं? मतलब ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं है, बल्कि असल में लागू हो रही हैं। और यहीं से हम आते हैं इस ढांचे के सबसे बोरिंग लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, कागजी कार्रवाई और जवाबदेही। हाँ, पेपर वर्क, जिसे ऑडिट की भाषा में द पेपर ट्रेल कहते हैं। यहाँ सेफ्टी ऑडिट रिकॉर्ड्स, फायर, बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करने की बात की गई है। इसके अलावा ना एक इंसिडेंट्स रजिस्टर बनाने की भी बात है। और ये भी है कि हर स्टाफ मेंबर को किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हाँ, क्या ये मुमकिन नहीं है कि इतना सब करने के चक्कर में ये जो पेपर वर्क है यही असली सुरक्षा से ज्यादा बड़ा बन जाए? मतलब लोग सिर्फ फॉर्म भरने में लगे रहें। हाँ, क्या ऐसा नहीं लगता कि सेफ्टी ऑफिसर अपना आधा दिन सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करने और फाइलें भरने में निकाल देगा और बाहर असली दुनिया में कोई खतरा पनप रहा होगा? ये डर आपका बहुत स्वाभाविक है, और मैं सच कहूं तो कई जगह ऐसा होता भी है कि सिस्टम सिर्फ टिक द बॉक्स बनकर रह जाता है कि हाँ भाई, फॉर्म भर दिया, काम खत्म। वही तो। लेकिन जो एक मैच्योर सुरक्षा ढांचा होता है ना, वो ऐसे काम नहीं करता। एक बहुत ही फेमस रूल है ऑडिटिंग में, कागजी कार्रवाई ही कार्रवाई का सबूत है। वो तो ठीक है, लेकिन एक कागज का टुकड़ा किसी खतरे को कैसे रोक सकता है? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ घटना होने के बाद खुद को कानूनी तौर पर बचाने का तरीका है। ये इसका एक पहलू है, कानूनी बचाव, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एनालिटिकल पहलू भी है। एनालिटिकल? हाँ। कैसे? आपने अभी इंसिडेंट रजिस्टर का जिक्र किया था ना। हाँ। मान लीजिए एक दिन एक बच्चा सीढ़ियों पर से फिसल कर गिर जाता है, उसे फर्स्ट एड दिया गया और बात वहीं खत्म हो गई। नॉर्मल सी बात है, बच्चे गिरते रहते हैं। अगर रजिस्टर नहीं है तो 2 दिन बाद सब ये बात भूल जाएंगे। लेकिन अगर सेफ्टी ऑफिसर ने इसे रजिस्टर में नोट किया और फिर अगले महीने उसी सीढ़ी पर 2 बच्चे और गिर गए, ओह, तो वो रजिस्टर एक पैटर्न दिखाएगा। एग्जैक्टली। रजिस्टर ये बताएगा कि प्रॉब्लम बच्चों के दौड़ने में नहीं है, प्रॉब्लम शायद उस सीढ़ी के फर्श में है या वहां पानी टपकता है। वाओ,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो काजी कार्रवाई से हमें डेटा मिलता है और उस डेटा से हम पैटर्न समझते हैं। ये कोई पुरानी यादों का एल्बम नहीं है, ये एक प्रिडिक्टिव टूल है जिससे हम फ्यूचर के एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। ये तो सच में बहुत लॉजिकल है। और जो इसमें ये लिखा है कि हर स्टाफ मेंबर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, उसका क्या मतलब है? ये सुरक्षा के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है। मतलब सेफ्टी सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सेफ्टी ऑफिसर हर जगह तो नहीं हो सकता ना। हाँ, स्कूल तो बहुत बड़ा होता है। जब तक स्कूल का माली आकर ये नहीं बताएगा कि पीछे की फेंसिंग टूट गई है, या जब तक सफाई कर्मचारी ये नहीं बताएगा कि फर्श पर फिसलन है, तब तक कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए टीचर्स का रोल भी इतना जरूरी है कि वो बताएं अगर कोई बच्चा परेशान लग रहा है। बिल्कुल। तो ये जो पेपर वर्क है ना, ये जवाबदेही तय करता है। ये पूरे स्कूल में एक सुरक्षा की संस्कृति या सेफ्टी कल्चर बनाने का तरीका है। एकदम। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समराइज करूँ ना, तो ये साफ हो जाता है कि ये चेकलिस्ट कोई नॉर्मल सी रूल बुक नहीं है। ये एक स्कूल सेफ्टी ऑफिसर के लिए लिटरली उनके डेली सर्वाइवल का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा आपने। मतलब कंप्लायंस का मतलब सिर्फ ऊंची दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि रोज जाकर उन दीवारों को चेक करना है कि वो मजबूत हैं या नहीं। रोज आग बुझाने वाले सिलेंडर चेक करना, रोज ये देखना कि कोई बच्चा बस में तो नहीं छूट गया। हाँ। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो कभी बंद नहीं होती और जिसके हर पुर्जे को रोज तेल पानी चाहिए। और पता है इस काम की सबसे अजीब बात क्या है? क्या? ये जिम्मेदारी जितनी बड़ी है ना, हाँ। उतनी ही अदृश्य भी है। एक सुरक्षा अधिकारी का सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन कुछ भी नहीं होता। मतलब कोई न्यूज नहीं, कोई घटना नहीं। हाँ। उनकी सफलता इसी बात में है कि स्कूल एकदम नॉर्मल और बोरिंग तरीके से चलता रहे। ये वाकई एक बहुत ही डीप और विचारोत्तेजक चर्चा रही आज। मतलब स्कूल सेफ्टी को लेकर मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। मुझे भी मजा आया इस पे बात करके। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना, मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इस पूरे सिस्टम पर एक अलग ही सवाल खड़ा करता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? मतलब ये सीधे तौर पर चेकलिस्ट में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इसी का एक बाई प्रोडक्ट है। बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? जरा सोच के देखिए, अगर किसी स्कूल की पूरी व्यवस्था, हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरों पर, गार्ड्स की हर वक्त की नजर, बहुत ऊंची दीवारों और बार बार होने वाली मॉक ड्रिल्स पर इतनी ज्यादा डिपेंड हो जाए, तो वहां पढ़ने वाले उन छोटे बच्चों के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये तो एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सवाल पूछ लिया आपने, है ना? मतलब क्या हर समय इस तरह के सर्वेलेंस में, इस निगरानी में रहने से बच्चों को सच में अंदर से सेफ फील होता है, या फिर उन्हें लगता है कि वो किसी जेल में है? एग्जैक्टली। क्या अनजाने में ही सही, ये सब एक खुली और आजाद सीखने की जगह को किसी किले या अत्यधिक सुरक्षित फैसिलिटी में तो नहीं बदल रहा, जहां सब कुछ कंट्रोल्ड है? हाँ, सुरक्षा जरूरी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या इस पूरे प्रोसेस में बचपन का जो वो एक स्वाभाविक खुलापन होता है, जो आजादी होती है, वो कहीं दांव पर तो नहीं लग रहे? ये सच में एक बहुत बारीक और मुश्किल सवाल है, और इसका कोई आसान जवाब भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। तो हमारे सुनने वालों के लिए आज का विचार यही है, अगली बार जब आप किसी स्कूल के ऊंचे गेट, उन पर लगे कंटीले तारों और कैमरों को देखें, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि हम ये सुरक्षा आखिर किस कीमत पर खरीद रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही।